सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लो तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। जी सर, ठीक है। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लो तो फिर तुमको सुनाई पड़ेगा। इस बैंकिंग की क्लास में तुम सबका स्वागत है। इधर हम लोग चूँकि ओमिक्रॉन की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास में हम लोग मिल रहे हैं। ये क्लास तुम्हारी हम स्क्रीन रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे सभी विद्यार्थी, किसी के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, किसी के पास डिवाइस नहीं है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे हैं वो इसे बाद में भी एक्सेस कर सकें, तो यह पूरा कंटेंट हम यूट्यूब पर भी तुमको मिलेगा, हमारी वेबसाइट पर भी। वेबसाइट पर तुम्हारे जो ई कंटेंट का ऑप्शन है उसमें जाओगे तो उसमें भी लोड होने की संभावना है, किया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने अपनी पहली कक्षा में बैंकिंग के सामान्य जानकारी के बारे में देखा था, और हमने ये देखा था कि अगर हम इतिहास में जाएं तो हम ये पाते हैं कि चाहे वह मनुस्मृति हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, पुराने से पुराने ग्रंथों में भी बैंकिंग के कुछ न कुछ तत्व विद्यमान हैं, पाए जाते हैं। किसी न किसी रूप में बैंकिंग विद्यमान रहा। अपना माइक सब लोग म्यूट कर लो बेटा, माइक सब लोग म्यूट कर लो, डिस्टर्ब करेगा। कोमल उपाध्याय का माइक म्यूट नहीं है। माइक सब लोग म्यूट करें। बंटी पाल माइक म्यूट कर दीजिए, नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा आपको। अपना माइक म्यूट करिए, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। तो हमने देखा कि जो हमारा पुराना लिटरेचर है, सब जगह बैंकिंग के बारे में कुछ न कुछ विद्यमान है। लेकिन जैसा हम ये जानते हैं कि जब हम इसकी, देखो सब जुड़ते ही रहेंगे अभी तक, अगर हम इसकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो सामान्यतः हम इसकी फॉर्मल ओरिजिन कब हुई या सिस्टमेटिक तरीके से बैंकिंग की प्रक्रिया कब से प्रारंभ मानी जाती है, उसको हम अपने विश्लेषण में शामिल करते हैं। तो देखो, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो यहाँ हम जो मैटर तुमको दे रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम वॉज प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ बेबीलोन कल्चर। The banks were in existence in Rome also. It was said that in the year of 1171, the authorities of Venice had taken loan from the people for meeting the expenses of war, and the arrangement of the repayment were also made by them. वास्तव में जो बेबीलोन कल्चर, तुम्हें इतिहास के विद्यार्थी जो इसमें होंगे वो विस्तार से जानते होंगे कि जो बेबीलोनियन कल्चर है, तब से वहाँ से बैंकिंग का प्रादुर्भाव माना जाता है। वास्तव में उसमें वेनिस में जो लोन लिए गए वो वार के अरेंजमेंट्स को पूरा करने के लिए या उसे वापस करने के लिए। तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि 1171 को अगर हम एक डेडलाइन माने तो जो सिस्टमेटिक या फॉर्मल बैंकिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है वो खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में। जब भी हम लोग किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसको यूरोप से देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप से क्यों देखते हैं भाई, जबकि सच्चाई ये है कि सारा डेवलपमेंट हमारी अपनी खुद की इंडियन कल्चर में अगर आप देखें तो बहुत पहले से हमारी कल्चर 5000 साल पुरानी है, अगर आप बहुत पहले जाएं। और सारी चीज़ें, अर्थशास्त्र का अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें, मनुस्मृति देखें, तो ये सभी बहुत पुराने हैं। फिर ये, और उसमें भी अगर लोन की बात, बैंक की बात, मुद्रा की बात की गई तो फिर 1171 को क्यों हम लैंडमार्क मानते हैं। वास्तव में इसके पीछे कारण ये है कि जब तक कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से उभर कर नहीं आती है, जब तक उसका एक फॉर्मल रूप नहीं होता है, तब तक उसके प्रति एक्सेप्टेंस नहीं बन पाती है। कुछ ऐसा रहा भी कि जो हमारा था
या जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उनको हम बहुत इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट भी नहीं कर पाए, या यूँ कह लो कि हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे, और उसकी वजह से जो हमारी खुद की क्वालिटीज़ थी वो बहुत फ्लोरिश नहीं हो पाई वर्ल्ड लेवल पर। और जो चीज़ बाहर से आई, कुछ हमारी मानसिकता भी ऐसी हो गई, समय के साथ साथ कह सकते हो हम ऐसे कस्टमाइज हो गए कि जैसे योग को देखो तो पतंजलि का योग सूत्र आज का नहीं है, बहुत पुराना है लेकिन पतंजलि की योग सूत्र में हम उतना कभी भी कॉन्शस नहीं रहे। जब ये वापस योगा बन करके आ गया तो अब वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, अब वो हमारे लिए फैशन की बात हो गई। लेकिन जब तक वो सिर्फ मेरा था या हमारी कल्चर का पार्ट था तब तक हमने उसको कभी बहुत महत्व नहीं दिया। सामान्यतः यही होता है कि जब कोई चीज़ बाहर से आ जाती है वापस लौट करके, वो मेरी ही क्यों ना हो, तो हमको वो अच्छी लगने लगती है। हरे राम हरे कृष्ण जब तक हम करते हैं तब तक उसका महत्व नहीं है, लेकिन जब कोई विदेशी इस्कॉन मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण करता है तो हम भी उसके साथ हरे राम हरे कृष्ण करके झूमने लगते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये जरूर है हमारे दिमाग में अब कि जब कोई चीज़ बाहर से होकर के वापस आ जाती है तो बहुत अच्छी है। तो उसी तरह बैंक, ऐसा नहीं कि बैंक 1171 की डेट हमने बताई तो तभी से शुरू हुआ। आपने देखा है पीछे की कक्षाओं में कि पुराने हमारे साहित्य में भी बैंक के बारे में आपको जानकारी मिलती है। लेकिन जब बैंक की उत्पत्ति, बैंक का विकास, बैंक के सिस्टमेटिक एग्जिस्टेंस की बात, बैंक की एक्टिविटीज़ की बात, बैंक के फंक्शंस की बात की जाती है, तब हम 1171 से इसको मानना शुरू करते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि सिस्टमेटिक जो व्यवस्था है बैंकिंग की, ये थोड़ा बहुत तभी से मानी जाती है। इसके बाद आप देखें कि द मीनिंग ऑफ जो उसमें लोन लिए गए वहाँ, उसे मोट कहा गया, MOT। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब बैंक ही होता था, BANK। इन दोज डेज देयर वॉज जर्मनी रूल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इटली। उसमें उधर आसपास के क्षेत्रों में आपने इतिहास पढ़ा है कि जर्मनी का शासन था, और आप अच्छे से जानते हैं कि जिस किसी का भी शासन रहता है उसी का माइंडसेट सराउंडिंग पर अपने आप विद्यमान हो जाता है। जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन बहुत दिन रहा, तो हमारी खुद की जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो माइंडसेट है, वो कहीं न कहीं जानबूझकर या अनजाने में वो अंग्रेज़ों की लाइफ स्टाइल से प्रभावित ही रहेगी, या हमारे ऊपर उनका डोमिनेंस बना ही रहता है। जैसे अंग्रेजी ही है, देखिए अभी भी हमको लगता है कि अगर आप हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोलते हैं तो हम ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा मॉडर्न हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जबकि ऐसी कोई बात भाषा से नहीं हो सकती है कि आप कोई भाषा बोल करके एडवांस हो जाएंगे, कोई भाषा बोल करके आप विद्वान हो जाएंगे। भाषा तो जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है। आप अपने विचारों को का आदान प्रदान करने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामने वाला समझ जाए। अगर आपके सामने बैठा हुआ आदमी अंग्रेजी समझता है तो अंग्रेजी में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर वह हिंदी समझता है तो हिंदी में करने की ज़रूरत है। वास्तव में यह कोई ऐसा नहीं है कि यह अलग से सम्मान की बात है। हाँ, भाषा जानने में कोई बुराई भी नहीं है, आपको सारी भाषा आनी चाहिए, यह आपकी योग्यता का भी सूचक है, टैलेंट का भी सूचक है। तो इसलिए जर्मनी का चूँकि बहुत सारे क्षेत्रों पर शासन था, तो जर्मनी का माइंडसेट वहाँ पर प्रभावी होना स्वाभाविक सी बात थी। तो इसलिए दिस वर्ड बैंक वॉज इटेलियनाइज इनटू बैंको, और इटली में इटालियन भाषा में इस बैंक को बैंको के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद चूँकि जर्मनी का बहुत सारे क्षेत्रों पर शासन था, इसलिए उसके बाद ग्रेट पार्ट ऑफ इटली, आफ्टरवर्ड्स इन फ्रांस एंड इंग्लैंड दिस वर्ड वाज यूज्ड। तो ये जो बैंक शब्द था ये फ्रांस और इंग्लैंड में भी इस्तेमाल होने लगा। देयर वाज मेनी बैंक्स। इट इज़ सीन दैट सिंस 1646 द वर्ड बैंक हैज़ बीन यूज्ड इन द आर्टिकल्स लेटर ऑन। 1646, ये जो दो एक ईयर्स आप देखते हैं बीच में, वास्तव में इन ईयर्स का रोल सिर्फ आपको अपनी बात कहने के लिए एक ऑथेंटिकेटेड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए है कि 1171 और 1646, 1646 के बाद से जो लेख निबंध लिखे जाने लगे उन सब में बैंक शब्द का इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद जो इस तरह की संस्थाएं हुई उन्होंने अपने नाम के आगे बैंक शब्द भी लगाना शुरू कर दिया, जैसे बैंक ऑफ मिलान, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ, इस तरह से करके तो आगे बैंक लगा करके बैंक ऑफ लगाना शुरू कर दिए।
However, there are some philosophers according to whom the Italian word banco means table. अब कुछ ऐसे भी फिलासफर हैं जिन्होंने इटालियन वर्ड बैंकों को इसलिए डिफाइन किया इस रूप में, इसका मतलब होता है टेबल। आप अक्सर कभी किसी भी दुकान पर जाइए, किसी मंडी में जाइए, तो आप देखते हैं कि जो उसका मुख्य रूप से व्यक्ति होता है जो पैसा लेता है, उसके सामने देखें तो एक छोटा सा तिकोना टेबल रखा रहता है। अक्सर हमको लगता है कि हर किसी दुकान पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा एडवांस लोगों का काउंटर वाउंटर होने लगा तो अब हो सकता है न मिलता हो, लेकिन जो पुरानी दुकान है वहाँ देखें तो एक तिकोना टेबल उसके सामने रखा रहता है। तो ये सारा लेन देन उसी टेबल से करता है। तो उसी बैंकों को कुछ फिलासफरों ने इसी बैंकों का मतलब बताया, इसका मतलब टेबल है, टेबल जिस पर आप लेन देन करते हैं। और पुराने समय में जो मनी लेंडर्स थे, मैंने आपसे बताया है कि उधार देने वाले लोग जो थे वो भी इसी तरह की टेबल रखते थे और लेन देन का कार्य उसी टेबल से करते थे। तो इसलिए बैंकों को टेबल के नाम से भी डिफाइन किया गया। अब देखो ये बैंक का मतलब क्या है, मीनिंग जिसको आप कहते हैं बैंक क्या है, तो स्पष्ट शब्दों में बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। बहुत संक्षेप में बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है जो क्या करता है, एक जमा स्वीकार करता है, उधार देता है और अन्य वित्तीय क्रियाकलाप या सेवाएं संपन्न करता है। तो बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो मुख्य रूप से क्या काम करता है, आपकी जमा स्वीकार करता है। आप पैसा जमा करना चाहते हैं, कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, और वह आपको लोन भी देता है, उधार देता है। इसके अलावा वह अनेक सेवाएं भी आपको देता है, जैसे आपको कहीं पैसा भेजना हुआ, ड्राफ्ट बनवाना हुआ, या आपको अभी किस्त जमा करनी हुई, या आपको एजेंसी का कार्य करना हुआ, तो सारे कार्य बैंक करता है। ये उसकी अन्य सर्विसेज हैं जो वह जमा और उधार के अलावा करता है। तो इट रिसीव्स मनी फ्रॉम दोज हु वांट टू सेव इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड इट लेंड्स मनी टू दोज हु नीड इट। यह उन लोगों से पैसा जमा करता है जो अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए जमा करना चाहते हैं, और उन लोगों को पैसा देता है जो अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए उधार लेना चाहते हैं। A bank is a financial institution and a financial intermediary that accepts deposit and channels those deposits into lending activities either directly by loaning or indirectly through capital markets. बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो हमारी आपकी जमा को सीधे स्वीकार करता है, उसे या तो हमको सीधे उधार दे करके हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, या अप्रत्यक्ष रूप से वह फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व होकर के कैपिटल मार्केट, आपने नाम सुना होगा कैपिटल मार्केट का, शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा, तो उन जगहों में वह सीधे हमको आपको लोन देने के बजाय वह हमारा आपका पैसा वहाँ डायरेक्ट इन्वेस्ट करके वो देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, पैसा कमाता है और आपको ब्याज देता है। देखो बैंकिंग बिहेवियर का होना जरूरी है। एक छोटी सी बात बताएं, आपके पास बैंक का खाता होना और ना होना, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। यह मुद्दा ही नहीं है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, मुद्दा यह है कि आपके पास बैंक में खाता है या नहीं है। खाता होते ही आपका दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जमा करने की क्षमता, एक होता है जमा करने की इच्छा। तो जैसे ही खाता आपका खुलता है, आपकी क्षमता रहे चाहे न रहे, इच्छा हो जाती है कि कुछ पैसा जमा कर देते तो ठीक था, आड़े वक्त काम आएगा। और आपके पास जैसे ही आपके मन में यह इच्छा आती है, आप अगर 5 रुपया भीग पाते हैं तो आप उसमें से 2 रुपया सोचते हैं कि बचाएं और 3 रुपया खर्च करें और 2 रुपया बैंक में जमा कर दें। तो बचत करने की इच्छा और बचत करने की क्षमता, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पे क्षमता चाहे जितनी हो और बचत की इच्छा नहीं है, अब देखो बचत करेगा कौन, ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 2 माइंडसेट के लोग समाज में होते हैं। एक माइंडसेट कैसा होता है, जिनका आशावादी होता है, दूसरा कैसा होता है, निराशावादी होता है। तो जो आशावादी माइंडसेट के लोग हैं, टेक्निकली वह इकोनॉमिक्स के लिए ठीक नहीं है,
क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे हो गया, जो पैसा है खाओ पियो प्रसन्न रहो, पता नहीं सब कुछ ठीक है, कल कुछ गड़बड़ थोड़ा होगा, आज अच्छा है कल भी अच्छा रहेगा, क्या चिंता करना कल की, तो सारा खा जाएंगे। तो इनको बचाना नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में कल की कोई इमरजेंसी ही नहीं है, इनके दिमाग में कोई रिस्क नहीं है, ये मानते ही नहीं है कि कल कुछ बुरा भी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ जो दूसरा माइंड सेट है वो क्या करता है, वो कहता है अरे मान लो कल कुछ हो गया तो कहाँ मिलेगा पैसा, कोई न कोई घटना घट सकती है, कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो ऐसे जो अप्रोच रखने वाले लोग हैं, इनको आप निराशावादी भी कह सकते हैं और इनको आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, भाई ऐसा हो तो सकता ही है, कोई गलत बात तो है नहीं। तो ऐसे लोगों में इच्छा बचत करने की होती है। इसका मतलब यह है कि बचत करने की इच्छा का प्रबल होना जरूरी है, क्षमता से बचत नहीं होती है। आप 5 रुपया कमाते हैं और आप 10 रुपया खर्च करते हैं तो आपकी क्षमता कहाँ हुई, क्योंकि इच्छा नहीं बचाने की है। दूसरा आदमी 3 ही रुपया कमाता है लेकिन वो उसमें से 1 रुपया बचाना चाहता है, तो सेविंग उसकी हो गई ज़्यादा, जबकि वो कम कमाता है, और आप ज़्यादा कमाते हैं, आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब ये है कि बैंक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपको या समाज को या इंडस्ट्री को या किसी एजेंसी को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उधार देती है और आपसे सीधे वो जमा स्वीकार कर लेती है। ए बैंक इज द कनेक्शन बिटवीन कस्टमर्स दैट हैव कैपिटल डेफिसिट्स एंड कस्टमर्स विथ कैपिटल सरप्लसेस। इसका मतलब ये है कि दो तरह के लोग समाज में हैं, एक जिनके पास पूंजी का आधिक्य है और दूसरा जिनके पास पूंजी की डेफिसिट है, कम पूंजी है। तो बैंक बीच में चैनल का काम करता है, जिनके पास ज़्यादा है उनसे ले लेता है और जिनको ज़रूरत है उनको दे देता है। इसका मतलब ये एजेंट का भी काम करता है दोनों के बीच में, जिसके के पास ज़्यादा है उससे ले लेता है और जिसके पास कम है उसको दे देता है। बैंक्स आर गवर्न्ड बाय बेसल इकार्ड्स सेट ऑफ रेगुलेशंस टू रन द बैंक्स। बैंक अपने अपने हिसाब से, जैसे हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स है, बैंकिंग निगोशिएबल एक्ट्स है, जो बैंकिंग को रेगुलेट करता है, अर्थात किस नियम के तहत बैंक चलेंगे। नियम का मतलब बैंक कितना ब्याज लेंगे, कितना अपने पास कैश रखेंगे, कितना रिजर्व बैंक के पास कैश रखेंगे, उनका लेंडिंग रेट क्या हो गया, बेस रेट क्या होगा, मार्केट रेट क्या होगा, ये सारा निर्धारण वह आपका जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह तय करता है। समय समय पर वह अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ये निर्धारित करता है कि कितना कौन सा रेट निर्धारित होगा, कब वह ओपन बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग बैंक के फंक्शंस में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या कार्य बैंक करता है और किसका किसका रेगुलेशन आरबीआई करता है। अब देखो डिफिनीशन ऑफ बैंक्स में अक्सर आपसे परीक्षा में कुछ डिफिनीशन लिखने को पूछी जाती है, किसी के नाम से आपको लिखना पड़ता है। तो जैसे वाल्टर लीफ ने एक डिफिनीशन दी, अ बैंकर इज एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल हु इज ऑलवेज रेडी टू रिसीव मनी ऑन डिपॉजिट्स टू बी रिटर्न अगेंस्ट द चेक्स ऑफ द डिपॉजिटर्स। बैंक वह संस्था है जो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती है कि लोगों का जमा वह स्वीकार कर लेगी और जब वो चेक के थ्रू उसको वापस लेना चाहेंगे तो उसे वापस कर देगी। इसका मतलब ये है कि आप अक्सर देखते हैं बैंक में आप पैसा जमा करते हैं और जब जाते हैं निकालने बैंक आपको दे देता है। तो बैंक वह संस्था है जो आपसे जमा लेने और आपको देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ठीक है। दूसरा क्या है, हर्बर्ट एल हार्ट के अनुसार ए बैंकर इज वन हु इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस honors checks drawn upon him by persons from and for whom he receives money on current accounts। इसका मतलब ये बैंक वह संस्था है जो उस चेक का सम्मान करता है जो उसके किसी डिपॉजिटर द्वारा इशू किया गया है और किसी के लिए उसने उसे इशू कर रखा है। जैसे और आसान शब्दों में, मान लीजिए आपका खाता बैंक में है, तो बैंक में आपका खाता है, आपने मेरे नाम एक चेक काट दिया, तो अब हम जब बैंक में चेक लगाएंगे
तो आपके चेक का वो सम्मान करेगा और मुझे पैसा दे देगा। अगर वो कह देता है कि हम नहीं देंगे, तो इसका मतलब उसने डिसऑनर किया, उसने आपके चेक को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो ऑनर करता है चेक को। ऑनर करने का मतलब उसे क्लियर करता है, जिसको आपने दिया था उसको वह पैसे का भुगतान कर देता है। ठीक है। इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 ने भी बैंक की परिभाषा की। उसके अनुसार बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or otherwise। अब देखो इसमें थोड़ा इसी बात को बढ़ा करके लिख दिया गया कि बैंकिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जो उधार देने के उद्देश्य से लोगों के डिपॉजिट को स्वीकार करती है और यह उन्हें सुविधा देती है कि वह अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, या किसी के लिए इशू करके कोई चेक। तो इसलिए बैंकिंग एक प्रणाली है जिसमें ये सारी चीज़ें संपन्न की जाती हैं। अब देखो बैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। बैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली विशेषता है डील्स इन मनी। बैंक मुद्रा में डील करता है, अर्थात केवल और केवल वित्तीय लेन देन या मौद्रिक क्रियाकलाप ही बैंक में संपन्न होंगे, कोई भौतिक क्रियाकलाप बैंक में संपन्न नहीं होते हैं। तो ये डील्स विथ मनी। दूसरा क्या है, ये इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। अब देखो क्या है, इंडिविजुअल का मतलब एक व्यक्ति भी, आप देखते हैं गांव में एक आदमी भी साहूकार है, वो उधार देता है, लोग उससे भी ब्याज पर पैसा ले लेते हैं। तो यानी एक इंडिविजुअल भी बैंकिंग का कार्य कर सकता है। फर्म का मतलब कुछ लोग मिलकर के, 2-4 लोग भी मिलकर के ऐसा काम कर सकते हैं। और एक कंपनी जिसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, जैसे आपकी जो बड़े आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे आपका बड़े बड़े बैंक आपकी जो प्राइवेट खुले हुए हैं, आप इनके थ्रू भी बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इसके अलावा बैंक की विशेषता क्या है कि वो डिपॉजिट को स्वीकार करता है, आपकी जमा को स्वीकार करता है, सुरक्षित रखता है, उसके लिए आपको नॉमिनल ब्याज भी देता है। गिविंग एडवांसेस, वह उधार देता है। उधार आपको कई तरह का मिलता है। जैसे एक तो उधार यह है कि आपका बैंक में पैसा जमा हो और उसके जमा की सिक्योरिटी पर आपको उधार दे दिया जाए। अक्सर आपको ऐसा होता है कि आपको दिया जाता है। इसके अलावा आजकल एक क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है उधार के लिए। क्रेडिट कार्ड का नाम आपने सुना होगा। डेबिट और क्रेडिट 2 तरह के कार्ड होते हैं, आपने दोनों का नाम सुना है? आप में किसी को पता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या है, बताएंगे? जी सर, पता है। बोलो बेटा। सर क्रेडिट कार्ड से EMI पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वो हमारे ऋण के लिए होता है। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम उसे जमा कर सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड क्या है? सर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को नहीं क्रेडिट करता है सर। जैसे कि डेबिट कार्ड से हम डायरेक्ट कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन। और कोई तुम में से बताएगा क्रेडिट डेबिट क्रेडिट बारे में? और तुम में से कोई? वेरी गुड। देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस ये है शुद्ध रूप से कि डेबिट कार्ड तुमको अपने पैसे के लिए मिलता है, ठीक है? जो तुमने बैंक में पैसा जमा किया है उसका डेबिट कार्ड होता है। तुम वह पैसा अपने डेबिट कार्ड से चाहे निकालो, चाहे कुछ खरीदो, चाहे पेमेंट करो। और क्रेडिट कार्ड का मतलब कि तुमको उधार का एक कार्ड मिलता है कि तुम्हारा पैसा नहीं है लेकिन ब्रेक हो रही है। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब ठीक है? हाँ अच्छा, तो डेबिट कार्ड मतलब तुम्हारे अपने डिपॉजिट के खिलाफ जो तुमको कार्ड मिलता है वो डेबिट कार्ड है। इसका मतलब कि तुम्हें तुम्हारा पैसा निकालने की अथॉरिटी मिलती है कि चाहे तुम ATM से निकालो, चाहे तुम सामान खरीदो, चाहे उसको तुम स्वैप करो,
चाहे आप जो करो। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि तुम्हारा पैसा नहीं है, ये उधार का पैसा है, उसके लिए कार्ड मिला हुआ है और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 40 दिन तक छूट है, 40 दिन के अंदर जमा कर दोगे तो ब्याज नहीं लगना है, लेकिन अगर 40 दिन के बाद जमा करोगे तो तुमको उस पैसे का ब्याज भी देना पड़ेगा। और वह क्रेडिट कार्ड तुम्हारी क्रेडिट पर है, उसका नाम ही क्रेडिट है। ऐसा नहीं कि जो जाएगा मांगने उसी को क्रेडिट। कार्ड सर, ये क्रेडिट कार्ड मिलता किसको है? हाँ, यही तो बता रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का नाम ही क्रेडिट है। क्रेडिट माने विश्वास। क्या होता है? विश्वास, साख। तो जिस पर बैंक को विश्वास होगा कि ये हमारा पैसा दे देगा, उसको देता है। अर्थात तुम्हारी क्रेडिट अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे बारे में उनको पता होना चाहिए कि तुम्हारी इनकम ठीक ठाक है, तुम अच्छे एम्प्लॉई हो, तुम्हारा स्वभाव बढ़िया है, तुम डिफ़ॉल्टर नहीं हो, फ्रॉड नहीं करोगे। तो इसलिए आपका वो सिबिल स्कोर चेक करते हैं। बैंक में एक होता है सिबिल स्कोर, आपकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट होती है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। तो सिबिल स्कोर आपका चेक करके अगर वो सात, हाँ सर, बट आप आम आदमी क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई कर सकता ना सर, जिसकी सैलरी 15,000 या 16,000 है? नहीं तो है, उसके लिए एक लिमिट है। ऐसा नहीं है। जैसे सवाल है, जैसे अगर तुम्हारी आय सीमित है तो तुम्हारी क्रेडिट की लिमिट भी सीमित हो जाएगी, और क्या क्या दिक्कत है। जैसे आय तुम्हारी ज़्यादा है तो तुमको 3 लाख की लिमिट मिल गई, मान लो। आय हमारी कम है तो हमको उसने 20,000 की लिमिट दे दी, लेकिन दे तो सकता ही है। डिपेंड करता है देने वाले के आपके विश्वास के ऊपर। जैसे अभी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आवाज़ बेटा क्लियर है, तुम्हारा सिग्नल गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ तो जियो का वाईफाई चल रहा है, यहाँ तो ख़राब होने की बात ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो इसके अलावा जैसे देखो भी किसान क्रेडिट कार्ड है जो सरकार देती है किसानों को, नाम सुना है ना? ठीक है, सुना। किसान क्रेडिट कार्ड में तो कुछ नहीं है, बस आपके पास एक निश्चित मात्रा में खेत होना चाहिए और सरकार आपको कार्ड दे देती है। तो वो किसान क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट है कि उतने लिमिट तक पैसा आप निकालिए डालिए, निकालिए डालिए, अपना खेती का काम करिए। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से समझ लो कि तुम्हारा करंट अकाउंट हो जाता है, पैसा दूसरे का रहता है, उसमें से जब चाहे निकाल लो, जब चाहे जमा कर दो। उस समय सीमा के अंदर करोगे तो ब्याज भी नहीं देना होगा। तो जैसे ये सुविधा किसान के पास जब नहीं है, तब उसे अचानक, जब किसान को ज़रूरत पड़ती है समय समय पर पैसे की, जब उसको खेत की बुआई करना है, सिंचाई करना है, बीज खरीदना है, तो ऐसी स्थिति है ऐसा हमारा सेटअप बन गया है कि हमारे पूरे देश में किसानों के पास कैश की प्रॉब्लम रहती है। वो मौके पर उनको नगद पैसा नहीं उनके पास रहता है। तो ऐसे में जब वो इमरजेंसी में किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं, जैसे साहूकार से लोन लेते हैं, तो साहूकार से लोन लेने में ये हो गया कि उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी फसल पैदा होगी आपको दे देंगे। अब फसल पैदा हुई तो तुरंत देना उसकी मजबूरी है। तो पता चला कि अब औने पौने भाव जैसे भी जो रेट तय हुआ उसी में साहूकार ने उसकी उपज को खरीद लिया अपने पैसे से। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड दे दिया कि आप अपनी क्रेडिट से पैसा लीजिए और जब आपका रेट बढ़िया हो, आप मंडी ले जा करके सही रेट पर अपना सामान बेच करके और तब आराम से उधार चुकाएं। तो वो प्रेशर जो रहता था उधार चुकाने का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड में ये अंतर है। डेबिट कार्ड हमारा पैसा होता है और क्रेडिट कार्ड दूसरे का पैसा होता है। जैसे यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर की अगर बात करें तो यूरोपियन कल्चर डेबिट कार्ड की है, वहाँ क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अमेरिकन कल्चर क्या है, वहाँ क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए 2008 में जो आपने देखा था वित्तीय संकट आया, वो 2008 का वित्तीय संकट कैसा था, वो बिल्कुल इसी क्रेडिट कार्ड की वजह से था, ईमानदारी से। जैसे इस समय देखो क्या है, इस समय इस कोरोना की वजह से लगभग 2-2.5 साल से एकदम सब कुछ ठप हो गया है ना। बहुत सारे लोगों को
सर्विस से निकाल दिया गया, बहुत सारे लोगों की तनख्वाह कम हो गई, बहुत सारा उत्पादन कम हो गया, बहुत सारी चीज़ें सब एक तरह से मिसमैनेज्ड हो गई हैं। अब इस 2 सालों की वजह से, जैसा तुमने भी कहा कि क्रेडिट कोई तनख्वाह मल्टीनेशनल में था और 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तनख्वाह पाता था, तो उसको क्रेडिट कार्ड मिल गया था 15 लाख का। तो उसने 15 लाख के क्रेडिट कार्ड में पता चला कि उसने गाड़ी खरीद ली या मकान की व्यवस्था कर ली, उसी से EMI भर रहा है। अब अचानक उसकी नौकरी चली गई इस कोरोना काल में, तो अब उसके सामने संकट ये हो गया कि वह 15 लाख रुपया कहाँ से जमा करे भाई। अच्छा, जिन बैंकों ने क्रेडिट कार्ड दिया था, इन्होंने भी उनको मार्गेज क्या किया था, उनकी सैलरी बंधक क्या बनाया था, उनकी तनख्वाह, और तनख्वाह मिलना बंद हो गई। तो आप अगर चाहें भी तो पैसा कैसे वसूल करेंगे? जैसे मेरे पास देने के लिए और कोई स्रोत नहीं है, और आपने जो बंधक बनाया था वो सैलरी थी, सैलरी बंद हो गई। अगर आपने मेरी ज़मीन बंधक बनाई होती, मेरा कोई मुझसे उतना सिक्योरिटी रखवाई होती, तब तो आप बेच लेते। अब सैलरी का क्या करेंगे, सैलरी तो बंद हो गई। तो जैसे एक जो ग्रुप बन गया कि नो इनकम है, नो जॉब है, तो ऐसे में उनसे उस पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड ही एक तरह से जितना पैसा आपने उधार बांटा था, सब पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो जब डूब गया तो बहुत बड़े बड़े बैंक भी उस समय 2008 में क्या हुए, सब डूब गए भाई, सबका पैसा ही खत्म, फंस गया। तो क्या करते आखिर? तो इसलिए जो वित्तीय संकट है, यह ज़्यादा अस्थिरता इसीलिए आती है जब आप उधार के पैसे पर ज़िंदगी बिताने लगते हैं। सामान्य जीवन में भी अगर आपकी ज़िंदगी में हर काम उधार का ही होता है, तो जैसे ही एक बार आपकी इकॉनमी गड़बड़ाई, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए जो समझदार आदमी है, सामान्य है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा ही खाइए लेकिन उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उधार की कल्चर हमारी नहीं थी, हम तो कभी उधार में विश्वास करते ही नहीं थे। उधार की कल्चर बाहर से ही आई, खास करके अमेरिका से आई, है ना। वो हालांकि हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है चारवाक दर्शन में कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेकर के घी पियो, कौन जिंदा रहेगा जो वापस करेगा ना। लेकिन वास्तव में सामान्य कल्चर हमारी ऐसी नहीं थी कि हम उधार पर बहुत फोकस करते। लेकिन धीरे धीरे जब ग्लोबल इकॉनमी का स्वरूप हुआ और हम सब लोगों का ओपन इकॉनमी से मुलाकात हुई, तो हमारे ऊपर भी विदेशी कल्चर का या उनकी सभ्यता का, उनके रहन सहन का, उनके बात व्यवहार का असर पड़ा। और हमारे दिमाग में भी ये आया कि हम कमा करके कोई चीज़ करें, उससे अच्छा है कि हम उधार लेकर के पहले कर लें और धीरे धीरे उसका भुगतान करते रहें। तो इसलिए क्रेडिट की कल्चर जब बढ़ती है तो अस्थिरता भी बढ़ती है, क्योंकि फिर अगर कोई जरा सा भी अगर असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हुई तो हमारे आपके फिर नियंत्रण से वो बाहर हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा पेमेंट एंड विथड्रॉल, ये भुगतान करती है आपको, या आपको निकालने की अनुमति देती है। कुछ एजेंसी सर्विसेज भी ये संपन्न करती है, जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि हर महीने हमारा LIC का पैसा भुगतान कर दीजिए, हर महीने हमारे बिजली का बिल जमा कर दीजिए, हर महीने हमारा टेलीफोन का बिल जमा कर दीजिए। तो ऑटो डेबिट सिस्टम होता है बैंक में, नाम सुना है? ऑटो डेबिट सिस्टम। ऑटो डेबिट का मतलब, हाँ, ऑटो डेबिट का मतलब यह है कि उस टाइम पर पैसा अपने आप कट जाएगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कटने का पैसा, तो ये बैंक अपने से कर देता है। तो ये कहते हैं कि उसका ये है एक तरह से, ये बैंक का जो एजेंसी सर्विस है उसकी आपकी बहुत सारी उपयोगिताओं को वो संपन्न कराता है। प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन। अब देखो, ये इसका उद्देश्य जरूर सेवा करना है, लेकिन बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। ये ऐसा नहीं है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में चलने वाली समाजसेवी संस्था है, ये लाभ पर चलने वाली संस्था है। इसलिए बीच में ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक की स्थापना की गई थी, रूरल रीजनल बैंक का, जिसमें यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों की सहायता करेंगे और इनको नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बैंक के लिए कहना आसान है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जाएगा, लेकिन व्यवहार में चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी अपनी रनिंग कास्ट इतनी ज़्यादा है
इतने उसमें एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व हैं, सिस्टम इन्वॉल्व है, उसकी ऑपरेटिंग चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि आपको कहीं न कहीं से उसमें पैसा आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये सर्विसेज तो है, लेकिन ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये बेस्ड नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि इसकी जो कार्य हैं वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आपसे कोरोना के पहले ही आप देखें तो बैंक का यह स्वरूप आपके सामने नहीं था कि सब्जी वाले के भी दुकान पर आप सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, पेट्रोल लीजिए वहाँ आप सीधे पॉइंट ऑन सेल मशीन से, जिसको आप POS कहते हैं, सीधे पैसा स्वैप कर दीजिए। आखिर ये सब सुविधाएं पहले कहाँ थी? तो पहले तो हम बैंक जाते थे, फार्म भरते थे और बैंक हमको पैसा देता था, हम लेके चले आते थे। इसके बाद ATM आ गया, ATM के बाद सीधे दुकान पर ATM मशीन चली गई ना। इसके बाद फिर आपके मोबाइल में आ गया, अब अपने मोबाइल से जिसको जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी सारा बैंकिंग का कार्य अब अपना मोबाइल आप खुद ही चार्ज कर लेते हैं, बिजली का बिल आप खुद ही भेज देते हैं, अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपना गाड़ी का फास्टैग आप खुद चार्ज कर लेते हैं। इसका मतलब ये सारे कार्य पहले कराने हम दुकान पर जाते थे ना, आपको याद है 2-3 साल पहले हम मोबाइल कहाँ चार्ज कराते थे? दुकान पर जा कर के। अब इस समय कहाँ चार्ज कराते हैं? अपने घर में अपने मोबाइल से चार्ज कर लेते हैं मोबाइल को। तो ये बहुत सारे बैंकिंग के कार्य लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखें ये सारी सुविधाएं हमको बैंक ही दे रहा है, इस्तेमाल हम चाहे जहाँ चाहे जैसे कर रहे हो, लेकिन उसका बेसिक उसका कंट्रोल किसके पास है? बैंक के पास है। ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिंग लिंक है, ये बीच में लिंक का भी कार्य करता है दूसरे के बीच में। जैसे आपने कहा ऑटो डेबिट का आपने ऑप्शन दे दिया तो लिंक हो गया ना आपके और जिसको आप देना चाहते हैं उसके बीच में, वो बैंक है अपना सारा काम कर देता है। आपने बिजली का बिल जमा करना है, पहले आप लाइन लगाते थे, पता नहीं कितनी लंबी लाइन है कि आप गर्मी में पसीना पसीना हो जा रहे थे। अब क्या है, बिजली का बिल आया, आपने अपने मोबाइल से क्लिक किया और पैसा जमा, काम खत्म। तो एक तरह से वो लेने और देने वाले के बीच में वो ऐसा लिंक हो गया है बैंक कि आपके बहुत सारे काम बहुत आसान हो गए हैं ना। इसके अलावा उसके नाम की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे देखो हर बैंक का, फिर स्टेट बैंक है, यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो बैंक की ही एक आइडेंटिटी है। जैसे कहते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर जल्दी कोई डाउट नहीं होता। लेकिन जैसे ही कहते हो जिला सहकारी बैंक, तो लगता है यार थोड़ा ये गड़बड़ बैंक है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक कैसा बैंक है? विश्वसनीय बैंक है। तो नाम की भी अपनी एक आइडेंटिटी है बैंक की कि कौन सा बैंक है। अभी बैंक ऑफ अमेरिका का नाम ले लीजिए, स्विस बैंक का नाम ले लीजिए, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, स्विस बैंक। ठीक है। तो ये कुल मिला करके जो है ये बैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके अलावा हम लोग अब दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे, दूसरे दिन हमारी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास क्या है। ठीक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का इतिहास क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सर। इसी टाइम पे? हाँ इसी टाइम पर, लेकिन कल नहीं पढ़ेंगे। कल इलाहाबाद में काम है, ऑफिस का जाना है कॉलेज के, तो जब पढ़ना होगा आपको हम ये मैसेज व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर।